नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया और सर्द हवाएं सरगोशी करती नजर आईं। मगर राजधानी रायपुर का पारा गर्म रहा। एक ओर जहां विधानसभा में भारी हंगामा बरपा रहा और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी, वहीं सहायक शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहा था, तो वहीं जोगी कांग्रेस ने भी बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कंडील चिमनी लेकर प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी क्वांटिफाइबल डाटा कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मैदान में उतर आई। साथ ही अनुकंपा संघ भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले राजधानी प्रदर्शनधानी का रूप ले चुकी है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह, सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा और साथ ही जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवान नायक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, चूंकि आज का दिन आपका दिन रहा है, लगातार आप जो है धरना प्रदर्शन आपने पिछले एक साल से लगातार इस बात के लिए दबाव बनाया है कि वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए, वर्ग 2 और 3 की जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। तो आज का आंदोलन आपका कैसा रहा और मुख्य मांगें क्या थी? हम लोग विगत 4 सालों से हमारी सिर्फ एक ही मांग रही है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना जी। और इसको लेकर हमने जो है लगातार 4 साल से, जबकि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में साफ साफ उल्लेखित है कि जिसकी 10 वर्ष की सेवा हो चुकी है उसको जो है क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। अगर हमको 10 वर्ष जिसकी सेवा हो चुकी है, अगर उसको क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा तो उसके भी हमारी वेतन में विसंगति दूर हो जाएगी। और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में ये भी साफ साफ उल्लेखित है कि आपको त्रिस्तरीय वेतन व्यवस्था भी उसमें उन्होंने जन घोषणा पत्र में शामिल किया है। अगर वो भी देते हैं तो उससे भी हमारी वेतन में विसंगति जो है वो दूर हो जाएगी। लगातार इसके लिए हम लोगों ने 4 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, विभाग से और कई प्रकार के धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोगों ने किया। 12-13 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले और उन्होंने हर बार यही कहा कि जो है आपकी मांग जो है हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, आप लोग जो है बच्चों की चिंता करें, हम आपके पालक हैं, आपकी चिंता हम करेंगे। लेकिन यह सब बात करते करते लगभग 4 साल बीत चुके मनीष हैं। जी, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को समझाने के लिए आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि जिस वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं वो दरअसल क्या है, किस तरह की विसंगति है तीनों वेतनमान में, या कहां से किस तरह की विसंगति दूर करने की बात आप कर रहे हैं? जैसे 2018 में जब सम्मिलियन हुआ, जी, तो जब सम्मिलियन हुआ तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के वेतन में 93-42 और 93-46 मात्र 1500 से 2000 का अंतर है जी। लेकिन वर्ग 3 में जो वर्ग 3 और वर्ग 2 में जो अंतर है, हम उन वर्ग 3 का वेतन है 93-42, मतलब 5200 और 2400, और वर्ग 2 का वेतन जो है 93-4200। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। 12 से 15,000 रुपये का अंतर जो है वर्ग 2 से और 3 में है, और वर्ग 1 और 2 में जो वेतन का अंतर है मात्र 1500 से 2000 का अंतर है। उसी अंतर को बांटने की हम लोग खाई को बांटने की बात कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, जो अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि पिछले साल भी सहायक शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था और अपनी मांगें उग्रतापूर्वक सरकार के सामने रखी थी, और तब सरकार ने 16 सितंबर 2021 को एक कमेटी बनाई थी जिसको 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। 13 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आज भी वो रिपोर्ट नहीं आई है, तो आखिर ये स्थिति बनी क्यों? देखिए अभय जी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जी। हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, संविधान के तहत अपनी बात रख सकते हैं। और देखिए प्रदेश में जितने भी अभी, चाहे वो धरना इन फेडरेशन की तरफ से हो या राजनीतिक दलों की तरफ से हो, देखिए चुनाव का समय है, चुनाव का साल चल रहा है, तो ये चुनाव के समय में, चुनाव के साल है, तो इसलिए थोड़ा दबाव बनाने के लिए भी ये किया जाता है कि हाँ भाई चुनाव के समय में सरकार थोड़ी जल्दी सुनती है, थोड़ी जल्दी करती है। लेकिन हमारी सरकार जो जितने भी घोषणाएं की हैं घोषणा पत्र में 90% वादे पूरे किए हैं, चाहे कर्जा माफ हो, हाफ बिल का हो, या सरकारी जो भी नौकरियों का, शिक्षा भर्ती हो, हम लोगों ने अभी 14,000 के आसपास की है, 12,000 की प्रक्रिया चल रही है। तो और जो पदोन्नति की भी बात हो या और भी भर्तियों की बात हो, तो सभी विभाग से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही मंगाया है रिपोर्ट कि हम देखेंगे कि किस विभाग में कितना पद खाली है, किसको पदोन्नति कर सकते हैं, जो भी है। तो हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, या समय लग रहा है, और आपने जो कमेटी की बात की उसमें भी समय लग रहा है, ये हम मानते हैं कि समय लग रहा है। मगर सरकार ने जो बोला है, चाहे वो घोषणा पत्र में हो, चाहे अभी भी, अगर इन्होंने जैसे खुद मिश्रा जी ने बोला कि सर भूपेश बघेल जी ने इनको आश्वासन दिया था, तो अगर मुख्यमंत्री खुद अगर आश्वासन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो करेंगे।
तो इनको थोड़ा सा संयम रखना सत्यप्रकाश जी, चाहिए। समस्या क्या थोड़ा सा होती है ना मुख्यमंत्री सत्यप्रकाश को जी, जो भरोसा रखना सबसे चाहिए। बड़ी समस्या होती, कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई आश्वासन दिया गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पर शिक्षक कर्मियों ने भरोसा किया था, सहायक शिक्षकों ने भरोसा किया था, तभी 1 साल से अधिक का समय है, कोई ऐसा दोबारा आंदोलन नहीं किया है इन्होंने। लेकिन अगर सरकार ने खुद ही तय किया था कि 90 दिन के भीतर कमेटी रिपोर्ट देगी, और कमेटी अगर साल भर के बाद भी रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, तो आखिर इनकी समस्याओं का समाधान हो कैसे रहा है? ठीक, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, जी। आप सही बोल रहे हैं अभय जी कि जी। कोई भी जस्टिस अगर डिले होता है तो वो जस्टिस नहीं कहलाता है, वो बात ठीक है। मगर थोड़ा सा सरकार, देखिए 2 साल तो कोरोना में निकल गया, सरकार जी। के हाथ पाबंदी होते, कुछ कर नहीं पाई, सरकारी कामकाज बात बहुत हुआ, मगर मैनेजमेंट हमारा कोरोना का अच्छा रहा, तो उसमें 2 साल निकल गए। और बाकी जो और भी काम है तो थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकारी मान रही है, मैं खुद यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लग रहा है, मगर सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार हर वर्ग के साथ है, और उनकी जो मांग है, अगर वो जायज़ मांग है, संविधान के तहत है, जायज़ है, तो सरकार जरूर करेगी। मुख्यमंत्री जी ने अगर खुद ने ये भरोसा इनको दिया है तो करेंगे, मगर हाँ थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा समय लग सकता है। कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं भाई जी, कमेटी ने रिपोर्ट में देरी की है, ये भी बात ठीक है, उनकी रिपोर्ट जैसे आएगी देखिए आप, वो लागू हो जाएगी। तो ये इनको, मैं फेडरेशन के जो मिश्रा जी बैठे हैं इनको मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा संयम रखिए और सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार ने अगर कहा, एक दरअसल मुख्यमंत्री अगर खुद सत्यप्रकाश जी, ऐसा बोल सबसे रहे हैं बड़ी कि समस्या अगर क्या है करेंगे ना, तो जो करेंगे। अलग अलग समितियां बनाई जा रही हैं वो समय पर अपनी रिपोर्ट दे नहीं रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति के मसले में भी एक कमेटी बनाई गई है, उसकी भी आज तक रिपोर्ट लंबित है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि समिति जो है किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जी। अनुकंपा नियुक्ति की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे बीजेपी के नहीं बैठे, तो वो जो सारी की सारी जो गलती है वो बीजेपी के समय की है। देखिए अनुकंपा नियुक्ति ऐसे यहाँ के संविधान के हिसाब से है नहीं कि उनके अगर परिवार का खत्म होता है तो उनके परिवार से किसी को नौकरी दी जाए। ऐसा अगर उनको परमानेंट उसी समय बीजेपी सरकार कर देती तो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होता। तो अनुकंपा में है नहीं ऐसा, मगर फिर भी हमारी सरकार संवेदनशील है। सरकार ने ये वहाँ पे एक कमेटी बनाई है और वकीलों के साथ भी कई बार सलाह मशवरा किया गया है कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। जी बिल्कुल, भले ही बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन भगवानू नायक जी जो कि कांग्रेस से हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भगवानू जी भी निभा रहे हैं। तो भगवानू जी, आपकी क्या राय है, ये जो पूरा मसला है, शिक्षकों का जो मसला है, जिस पर सरकार की तरफ से अभी शिक्षकों का ये आरोप है कि वो मामला लंबित है, उसका निदान नहीं किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपका क्या स्टैंड है? देखिए ऐसा अभय सर कि शिक्षक जो है वो हमारे समाज के आधार होते हैं, ऋण होते हैं, और इनकी जिम्मेदारी का एहसास इनको खुद को होता है, क्योंकि ये आने वाले भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। जैसे कि आपने कहा 2021 में जो कमेटी गठित की गई थी और लंबे आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया, उस समय भी एक लंबा आंदोलन चला, बच्चों का जो शिक्षा है वो काफ़ी प्रभावित हुआ, और परीक्षा के समय में अगर इस प्रकार का आंदोलन हो तो हम समझ सकते हैं, शिक्षक भी इस बात को समझते हैं, लेकिन उनका भी अपना घर परिवार है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं और उनके भी अधिकार है। अब मुझे ऐसा लगता है, आपने बहुत सारी कमेटियों की बात की, अभी अनुकंपा की बात हो या मैं कुछ और जोड़ूंगा उसमें, शराबबंदी के लिए भी इन्होंने समिति बनाई, अभी जो आरक्षण का जो मुद्दा, अभी जो फायर इशू हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इसके लिए भी इन्होंने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया। तो ये जितनी भी समितियां, आयोग, ये जो कमेटी बनाते हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं होता। और आपने सही कहा कि जिस मामले को करना नहीं है, जिसका कोई निराकरण नहीं करना, उसके लिए एक समिति बना दी जाए। तो आज अगर शिक्षक ये कहते हैं कि चुनाव का समय है तो दबाव बनेगा, अरे भाई ये तो अधिकार है इनका, और अपनी अधिकारों के लिए सड़क, सदन सबको घेरेंगे, आंदोलन करेंगे। ये जो विसंगति है, उनकी मांगे हैं, आप देख सकते हैं। जो हमारी कुछ बहनें हैं जो पंचायत शिक्षा कर्मियों की दिवंगत जो पत्नियां कई महीनों से वहां पर वो डेरा डाल करके वहां पर जो है वहां पर धरना प्रदर्शन करी, लेकिन सरकार का एक भी व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है टीएस बाबा साहब वहां पर गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, चूंकि पंचायत विभाग अब उनके अंदर नहीं है, उन्होंने कहा था कि आप अपने आंदोलन को जारी रखिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। ये नहीं चाहती कि इनका ये अधिकार मिले, या कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार की इनकी मांगों को पूरा नहीं की जा रही है। और यही कारण है कि आज शिक्षाकर्मी को फिर से एक बार सड़क में उतरना पड़ा। और ये हमारे समाज के आधार हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर ये आंदोलन करेंगे तो वहां पढ़ाएगा कौन? और तो सरकार को ये सब चीजों को समझना चाहिए, और जो जायज मांगे हैं उनको उनकी पूरी की जानी चाहिए। मैं आपके मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि शिक्षा कर्मियों की जो विसंगतियां हैं वेतन की, उसको तत्काल पूरी की जाए और उनकी मांगों को पूरा करे, ताकि ये अपने
आंदोलन को छोड़ करके वहाँ जाए स्कूल में और अपने बच्चों, जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भविष्य है, उनको शिक्षा देने का काम करें। जी सत्यप्रकाश जी, सरकार का भी शिक्षा पर बहुत जोर है। हम सब ने देखा है कि किस तरह से आत्मानंद स्कूल के जरिए उन्होंने एक उच्च स्तरीय शिक्षा, जिसमें कि अमूमन बच्चे हमारे पिछड़ते क्यों हैं, क्योंकि एक हम माने या ना माने, अंग्रेजी एक बड़ा सशक्त माध्यम है। दुनिया भर में अगर आपको संवाद करना है या अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो अंग्रेजी के बिना काम चलता नहीं है, भले ही हम अपनी भाषा की कितनी भी हिमायत करें। तो जब तक हम उस तरह से डेटा या उस तरह की चीज़ें हम अपनी भाषा में नहीं संकलित कर पाते, तो संवेदनशीलता की तो कोई कमी नहीं दिखाई देती। फिर विलंब का कारण क्या है? विलंब, देखिए मैं अभी बोला ना, जैसे हम 90% वादे पूरे किए, हमने तो ऐसे वादे भी पूरे किए जो हम लोगों ने घोषणा पत्र में नहीं डाले, मगर जन सरोकार के थे मनाते थे उनका। इसीलिए हम लोग, जैसे आपने आत्मानंद स्कूल की बात की, धनवंतरी मेडिकल की बात कीजिए, सी मार्ट का बात कीजिए, ये हम लोगों ने घोषणा पत्र में नहीं रखा था, मगर ये जनता का सरोकार का ये मुद्दा था कि पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो। उसके लिए हमने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की और बहुत अच्छा वो चल रहा है। लेकिन लेट के जहाँ तक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बोल रहा हूँ, कोरोना की वजह से 2 साल निकला है, उसके बाद जो सरकार के ऊपर जो पूरा प्रेशर जो पड़ा है ना, समझ लीजिए कामकाज का 2 साल आप पीछे चले गए, समझ लीजिए कोरोना की वजह से सरकारी कामकाज हो, चाहे वो कोर्ट का कामकाज, जो भी सारा कामकाज जो ठप बैठ गया था, तो 2 साल आप पीछे उसकी वजह से चले गए। तो आपके पास सिर्फ समझ लीजिए तो 1-1.5 साल ही मिला है काम करने, और फिर आखिरी का 1 साल तो चुनाव में आ जाता है, तो वो थोड़ा सा इसके लिए लेट हुआ है। मगर फिर भी मैं, मिश्रा जी ने अभी खुद जैसे बोला, सीएम साहब ने बोला कि हम आपके पालक हैं, तो वो खुद अगर आगे बढ़ के बोल रहे कि हम आपके पालक है, आप घर का ध्यान रखिए, आप बच्चों को पढ़ाइए, वो अगर उन्होंने बोला है तो वो होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, वो जायज़ है कि हाँ, इनकी मांगे भी जायज़ है कि 1 साल पहले भी उन्होंने धरना दिया था, अभी भी धरना दे रहे हैं, थोड़ा सा समय लग रहा है, मगर सरकार प्रतिबद्ध है, सीएम साहब खुद बोले हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो पूरी हो जाएंगी। जी बिल्कुल। मनीष जी, अगर मैं इस पर चर्चा करना चाहूँ वापस, तो जो हम देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने खुद भी कई मंचों पर कहा है कि व्याख्याता को अगर लेवल 9 का मिल रहा है, वेतनमान अगर मिल रहा है, तो बाकी के दोनों वर्ग में जो अंतर दिखाई देता है, माध्यमिक शिक्षकों की बात करें अगर हम, तो वो L6 में है, और प्राथमिक शिक्षक जो वर्ग 3 है वो माफ कीजिएगा L8 में है, तो प्राथमिक शिक्षक L6 में है। तो ये जब L7 कोई बीच में वर्ग है ही नहीं, तो ये अंतर क्यों है? वही तो हमारा भी कहना है कि जब जो है वर्ग 1 को 9 लेवल पे है, वर्ग 2 जो है 8 लेवल पे है, तो कम से कम जो सहायक शिक्षक है उनको 7 लेवल पे होना चाहिए, लेकिन उनको डायरेक्ट 6वें लेवल पे। समस्या तो इसीलिए वेतन में जो बहुत सारा अंतर हुआ है उसी की वजह से हुआ है। और मनीष जी, एक चुभता हुआ सवाल, जब आप सभी शिक्षकों के हित की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ आपके बाकी शिक्षक संघ क्यों खड़े नहीं दिखाई देते? इस समय राज्य में, मैं अगर गलत नहीं कहता हूं, तो छोटे बड़े मिलाकर लगभग 14 शिक्षक संघ हैं, लेकिन आप अकेले आंदोलन करते क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो संगठन है, यह जब सम्मिलियन हुआ, और जब सम्मिलियन हुआ तब हमारे संगठन का उदय हुआ, क्योंकि हमारे वर्ग 1 और 2 के उस समय जो लोग भी नेता लोग थे वर्ग 1-2 के थे, और उन्होंने सम्मिलियन लिया और अपनी वेतन को सुधरवा लिया। क्योंकि प्रदेश में हम लोग 1,09,000 सहायक शिक्षक है, जब हमारे साथ जो है इस प्रकार का रवैया हुआ तो हम लोगों ने अलग से संगठन बनाया, और आज पूरे प्रदेश का छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है सबसे बड़ा संगठन है, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन है। तो हम अपनी बात को रखने के लिए, चाहे मंत्री जी के पास हो, चाहे विधायकों के पास हो, चाहे विभाग के पास हो, तब से हम लोग अपनी बात को रखते आ रहे हैं, और मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, शिक्षा मंत्री जी ने भी, विभाग ने भी, इसके हमारी कई प्रकार की बैठक भी हुई है, लेकिन 4 साल से सिर्फ यही हो रहा है, और वेतन विसंगति का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, आप बने रहें। हम अभी चूंकि एक और मसला है जिस पर कि जोगी कांग्रेस भी मैदान में है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं, और भगवानू जी से समझते हैं। भगवानू जी, आज आप कंदील लालटेन लेकर मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने का इरादा रखते थे। बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है, वो मूलतः मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा भी है, और आप भी जानते हैं कि ये VCA है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो है ये। जब अगर कोयला महंगा हो रहा है, इंपोर्ट से हम कोयले की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, जो SCCL कोयला देता है वो 3 से 4 हज़ार रुपये टन मिलता है, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो ब्लेंडेड कोयला, वो 13 से लेकर 16-18 हज़ार रुपये प्रति टन तक मिल रहा है। तो ये जो अंतर है, इसको पूरा करने के लिए दर बढ़ाई गई, फिर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए अभय जी, ऐसा है कि सरकार जब घोषणा पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ को पूरे देश में जो है बिजली का हब के नाम से जाना जाता है,
और कई ऐसे राज्य हैं, आप देख सकते हैं, अभी कुछ महीनों की बात है, राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश से जो है बिजली की मांग की गई थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो सरकार है, तत्कालीन जोगी जी की जब सरकार थी उस समय भी उन्होंने बिजली मांगा, और जोगी जी ने तो अपने ही सरकार के माननीय दिग्विजय सिंह जी के सरकार को उन्होंने बिजली भी बेचा था। उस समय ऐसी कोई कमी नहीं थी। लेकिन आखिर आज ऐसे क्या कारण है कि सरकार को, जो आम जनता है, वो उसको बिजली का भार पड़ रहा है, आज उसको चिमनी युग में जाने की जरूरत पड़ रही है आधुनिक युग के समय में। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो वेरियस की बात कर रहे हैं या ये कोयला में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उसकी जो कीमतों की बात कर रहे हैं, आखिर आप जब सरकार बना रहे थे, 15 साल की कुशासन की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को, जब उसको उखाड़ने की जब बात हुई थी, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने यही विश्वास करके तो कांग्रेस को सरकार में बैठाया, अपने सर माथे पर बैठाया कि कम से कम हमारे राज्य में बिजली का उत्पादन है, कम से कम बिजली की दरों में कम से कम हमको बढ़ोतरी मिले। तो आज एक गरीब झुग्गी बस्ती में रहने वाला भी व्यक्ति, अगर उसके पास 3,000 4,000 रुपये का बिल, बिजली का बिल आएगा, तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? तो ये तो जो एक बेसिक जो जरूरतें हैं, मैं सोचता हूँ बिजली, पानी, सड़क, ये तो बेसिक फैसिलिटी, और सरकार को तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस पर सुविधा दी जानी चाहिए। तो आज आखिर मजबूर होकर के हमारी पार्टी के नेताओं को ये चिमनी यात्रा निकालना पड़ा या सीएम हाउस घेरने की जरूरत पड़ी। सरकार को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, और ये आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दा है, और इस पर विचार करते हुए बिजली की दरों पर कमी की जानी चाहिए। सत्यप्रकाश जी। देखिए, जोगी कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस का क्या हाल है सबको पता है, और स्वर्गीय अजीत जोगी जी के निधन के बाद तो इनका जो भी थोड़ा बहुत जो समर्थन था जनता का, वो भी खो चुके हैं। तो ये ठीक है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं। आता हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा जवाब लेने के लिए। सत्यप्रकाश जी को अपनी बात पूरी करने देते हैं जी। तो उस चुनावी माहौल में ये भी बीच में आ रहे, तो ठीक है, ये मगर जनता का उनको कुछ मिल नहीं रहा। खैर वो तो अलग बात है। बिजली बिल की जहां तक बात कर रही, देखिए आपने, अभय जी आपने खुद अभी बोला कि वीसीए चार्ज बढ़ा है जी। वीसीए चार्ज के तहत देखिए, कोयला आपने बताया कि 17 से 18,000 रुपए विदेशी कोयला मिलता है, और केंद्र सरकार ने 15% आपको विदेशी कोयला खरीदना है, ऐसा मतलब एकदम कंपल्सरी कर दिया। आप प्रतिबद्ध है कि आपको 15% कोयला विदेशी खरीदना पड़ेगा। तो उसकी वजह से, और उसके बाद पेट्रोल डीजल का आप रेट देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, कोयले का आप भाव देख लीजिए, केंद्र सरकार तय करती है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। तो जो भी रेट है वो बढ़े, उसकी वजह से सारा छत्तीसगढ़ सरकार ने ना बढ़ाया है बिजली का रेट, ना चाहती है कि सरकार बढ़ाए। देखिए हमारा हाफ बिजली योजना जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना सीएम साहब की है, वो अभी भी चल रही है। एकल बत्ती योजना जिसके तहत 30 यूनिट पर हर महीने गांव में जो एक बत्ती की यूज करते हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये सब योजना तो अभी भी चल रही है, और हाफ बिजली भी है। ये सारा का सारा खेल केंद्र सरकार का है, जो उनके अडानी अंबानी के जो कोयले का खदान है जो विदेशों में है उनका, ताकि कोयला यहाँ खपत हो सके, वो उनके पॉकेट भर सके, उनके जेबों में पैसा जा सके। तो सारा का सारा जो खेल है ये केंद्र सरकार का है। भूपेश बघेल जी की सरकार को, हमारी कांग्रेस सरकार का कोई भी इसमें हाथ नहीं है कि बिजली बिल का रेट बढ़ाए। हम लोग खुद इसके विरोध कर रहे हैं। मगर ठीक है, वीसीए चार्ज लगा है, वो वैसे भी हमारी सरकार ने बोला है कि सिर्फ 2 महीने के लिए, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, वो सिर्फ 2 महीने के लिए। उसके बाद फिर रिव्यू होगा, उसको कम कर दिया जाएगा। वो तो ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब वीसीए चार्जेज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से वो लगता है। और ये सारा का सारा खेल मैं बार बार बोलूंगा केंद्र सरकार की वजह से। कोयला का रेट वो तय करते, वो बढ़ा है, डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए कहाँ चला गया, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। तो ये सारा का सारा खेल जो है केंद्र सरकार के कारण ये सब हाल जनता को पड़ रहा है। बिल्कुल भगवानू जी, जो आरोप आप पर है वो सीधे सीधे है कि आप बिजली बिल को अनावश्यक तूल देकर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे जनता का कोई भला नहीं निहित है, बल्कि आप सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूं। अगस्त सितंबर में एनटीपीसी को तकरीबन 549 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, कि इतना अतिरिक्त बर्डन सीएसपीडीसीएल को एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर खर्च करना पड़ा। जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है वो सिर्फ 49 पैसे बढ़ी है, पहले 61 पैसे थी। अब वो कॉस्ट बढ़ने के बाद जो 1 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट का चार्ज आ रहा है, सरकार ने, आपने जो हाफ बिजली बिल हाफ योजना की बात की, तो उसका भी 50% सरकार वहन कर रही है। बर्डन कंज्यूमर पर सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट का आ रहा है। अब मैं कुछ राज्यों के आंकड़े आपको बताता हूं, जिसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये वाकई जनता का हित आप चाह रहे हैं या आपने इन आंकड़ों पर कभी गौर ही नहीं किया। अलग अलग राज्यों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 100 यूनिट तक के लिए बिजली का बिल कितना है? 3.7, यानी 3 रुपये 70 पैसे की रेट है। अगर 100 से 200 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 3 रुपये 90 पैसे, 601 या उससे अधिक करते हैं तो 7 रुपये 90 पैसे। अब मैं दूसरे राज्यों की चर्चा करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप 150 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो रेट क्या है? 5.5 रुपये।
और 501 यूनिट से अधिक कंज्यूम करते हैं तो सीधे 7 रुपये हो जाता है। ऐसे ही हम जब कर्नाटक की बात करते हैं तो 5 रुपये 60 पैसे आपको 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक का ही देना पड़ता है, और 2201 यूनिट से ऊपर जाते ही 8 रुपया 20 पैसा हो जाता है। तो इनको अगर हम तुलना करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ की दरें तो अब भी बाकी राज्यों की तुलना में कम है। गुजरात अकेला अपवाद है जहां की आपको 3 रुपये 50 पैसे, यानी छत्तीसगढ़ से अगर आप 100 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो 20 पैसे कम खर्च करना पड़ता है। तो अगर छत्तीसगढ़ में बिजली पहले से ही सस्ती है तो आपको दिक्कत क्या है? आदरणीय अभय जी, मैं इन आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा, जी। लेकिन हम छत्तीसगढ़ को बिजली के लिए आत्मनिर्भर कहते हैं, और ऐसी स्थिति में भी अगर एक गरीब मजदूर एक रिक्शा वाले के घर में भारी भरकम अगर बिजली का बिल आता है तो वो करेगा क्या? चाहे वो बीसीए की बात हो, एरियस की बात हो, या जो भी आप जो ये टेक्निकल चीजें बता रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं गरीब मजदूरों के घर में भी भारी भरकम बिजली आ रही है। और रही बात आदरणीय सत्य, मुझे सुन लीजिए सत्य प्रकाश जी, मैंने आपको नहीं टोका, नहीं, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि आप बिजली बिल्कुल, योजना है, अभय जी ने पहले आपकी बारी आएगी तो याद दिला दीजिएगा। रही बात आपने जोगी कांग्रेस की अस्तित्व की बात की, आप हमारी पार्टी की चिंता मत करें। आपकी जो 120-35 साल पुरानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आज पूरे देश में उसकी क्या स्थिति है वो देख लीजिए। 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में क्या स्थिति है, कभी भी नहीं। आप हमारे अस्तित्व की चिंता मत कीजिए, आपके नेता सड़क पर क्यों उतरे हैं, हमारी स्थिति की चिंता मत कीजिए। हमारी 6 साल बनी हमारी पार्टी को, बहुत छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी है, इतिहास रचा हमने। 2018 के चुनाव में हमने 7 सीटें लाए। अरे क्या हुआ, क्या काला खेल हुआ, क्या जो आपका गढ़ था वो तक हार चुके हैं। आपको पता है मारवाही में किस तरीके से हमारे नेता को लड़ने नहीं दिया गया। आप तो हमारे नेता को लड़ने नहीं दिए, अपनी जमीन नहीं बचा पाए तो प्रदेश का क्या हित करेंगे? आप अपनी जमीन तो बचा लेंगे। आप अमित जोगी को आज लड़ने दीजिए ना। अमित जोगी जी यहाँ चुनाव है, अमित जोगी जी को आज लड़ने दीजिए। पूरा परिवार आप विषय से हटकर बात करते हैं। आप सरकार में बैठे हुए हैं, बिजली बिल बढ़ गया है, चाकू छुरी चल रहा है, कानून व्यवस्था बढ़ गया है, शिक्षा कर्मी सड़क पर उतर गए हैं, जो दिवंगत शिक्षा कर्मियों की बहन है। अरे आप जिम्मेदारी है, शिक्षा कर्मी हमने 14,000 से ज्यादा शिक्षा भर्ती की है, 12,000 आप कहते हैं कोरोना, अरे कोरोना छत्तीसगढ़ राज्य में ही था। अरे कोरोना सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमारे यहाँ हुआ है। ये तो आप बोले देरी हो रही है। अरे केंद्र सरकार से जो भी है वो बिजली बिल का हो, केंद्र सरकार से कोरोना की वजह से यहाँ पे कामकाज नहीं मिला, हमको गैस सिलेंडर नहीं मिले थे, तो ये सब केंद्र सरकार को पड़ रहा है। केंद्र सरकार के ऊपर बढ़िए ना, प्रदेश की सरकार सबसे अच्छा बोल रहा था, मैंने देश की जो प्रदेश की सरकार है सबसे अच्छी। आप मेरी पार्टी का स्थिति चलिए, ये चर्चा जो है नितांत निजी तौर पे चली गई है। मुद्दों की बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं मुद्दों पर चर्चा कर रहा था, बात व्यक्तिगत पार्टी पर चली गई है। मैं एक बार फिर मनीष जी के पास लौटना चाहता हूं। मनीष जी, आपने एक लंबे कार्यक्रम की भी घोषणा की है, कहा है कि अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक करेंगे। भविष्य की आपकी योजनाएं क्या है? हमने इसके क्रमबद्ध आंदोलन की तरफ हमने इसका चाकआउट राज्य सरकार को और विभाग को दिया था, और जिसमें पहले चरण हम लोगों ने सभी 30 तारीख को हम लोगों ने सभी 90 विधायकों के पास गए थे, और हमारे ब्लॉक और जिला के पदाधिकारी उनको ज्ञापन देके समर्थन मांगा था, और जिसमें सभी विधायकों ने हमको लगभग समर्थन दिया है। विधानसभा घेराव था, जो कि दूसरा चरण भी आज समाप्त हो गया है, और 14 तारीख को आने वाले 14 जनवरी को हम लोग अगर जो है पूरे 146 ब्लॉक में हमारे पूरे ब्लॉक के जितने भी सहायक शिक्षक साथी वहाँ पर धरने पे बैठेंगे, और 16 तारीख को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं बनी, उसके बाद भी हम सभी मंत्रियों के पास जाएंगे, विभाग के पास जाएंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं बनती है तो हम लोग 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन की तरफ चले जाएंगे। जी, भगवान जी, आप यहाँ मौजूद हैं। शिक्षक कर्मी जो हैं, सहायक शिक्षक आंदोलन की राह पर है, उनकी अपनी जायज मांगे, सरकार की भी अपनी दलील है और संवेदनशीलता भी। आप जनता के हित की बात करते हैं, क्या आप सहायक शिक्षकों के साथ खड़े हैं? निश्चित रूप से शिक्षक कर्मियों के भाइयों के इन लड़ाई में हमारी पार्टी पूरा इनका साथ देगी। सड़क से लेकर सदन तक जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी हम लड़ेंगे, हम समर्थन देते हैं, और सरकार से भी मांग करते हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था और आपके इनके मंच पर जा करके आपके पार्टी के नेता बड़े बड़े बातें किए थे, उन वादों को तत्काल पूरा करनी चाहिए और इनको राहत दीजिए, ताकि ये लोग धरना स्थल को छोड़ करके स्कूल विद्यालय में जाकर के हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो भविष्य है
उसको गढ़ने का काम करें। सत्यप्रकाश जी, अगर चुनावी साल की बात करें तो आपने भी खुद भी ये बात देखी है और कही भी है कि चुनावी साल है, हर आदमी अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए आगे आता है। क्या आपको लगता है इस पूरे आंदोलन के पीछे वाकई हित है या सिर्फ राजनीतिक दबाव ही है? ये देखिए, शिक्षक इन लोग अगर बैठे हैं, इनकी अगर मांग जायज़ है तो ये इनको मैं नहीं बोलूँगा ये राजनीति कर रहे हैं, मगर हाँ, जो भी कांग्रेस हो गई या भाजपा भी हो गई, वो जरूर राजनीति इसमें खोजती है या करना चाहती है, अपनी राजनीतिक रोटियाँ से जाती है। मगर ये मिश्रा जी के अगर संगठन की बात करें, अगर ये बैठे हैं, इन्होंने कोई राजनीति नहीं है, इनकी मांगें जायज़ हो सकती हैं, सरकार समझे। मैं तो मिश्रा जी को बल्कि आमंत्रण करूँगा कि कल ये मेरे साथ चले, मैं इनको मिलवाता हूँ कि इनकी मांगे क्या जायज़ है, क्या वहाँ पे क्या ज्ञापन देने के लिए। तो मैं तो खुद हम भाई सरकार तो संवेदनशील है, हमारी संवेदनशील है। बेहतर बात क्या हो सकती है? सरकार है, स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा हो तैयार है। सकती अगर है। इनकी मांगे जायज़ होगी, इनकी मांगे अगर जायज़ होंगी तो वहाँ तुरंत हाथों हाथ वहाँ पे इनकी मांगों की बिल्कुल, जवाब दिया जाएगा। ये मिश्रा जी, स्वागत आप योग्य है, ये सत्यप्रकाश जी के सत्यप्रकाश जी, साथ ये कल चले, स्वागत आपका योग्य है प्रतिनिधिमंडल कि जाए। आप न्यूज चैनल के मंच से शिक्षकों को बहुत अच्छी आमंत्रित बात। कर रहे हैं, ऐसी एक सकारात्मक माध्यम के चीजों तौर का हम पर स्वागत सरकार करते से हैं। संवाद के बिल्कुल। लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ भाई कि सरकार मनीष जी को भी संवेदनशील इसमें सरकार कोई है, आपत्ति इसलिए। नहीं है और निश्चित तौर पर वो समाधान के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो समाधान निकलता दिखता है, सरकार आगे बढ़कर हाथ बढ़ा रही है, अगर आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सामने आकर मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इससे बेहतर और स्वागत योग्य कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे आंदोलनों की राजधानी की, कि भले ही शिक्षक जो हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर राजधानी में धरना दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, मुद्दों की बौछार होती जा रही है, आंदोलनों की बौछार होती जा रही है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।